चलिए, टीलेज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न टीलेज के बारे में। उससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं जिसमें पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टीलेज पढ़ा था, उसके बाद में टीलेज का टाइप पढ़ा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में मॉडर्न टीलेज के बारे में। ठीक है, हमने ऑन सीजन और ऑफ सीजन टीलेज के बारे में पढ़ा। मैं पहले थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। टीलेज और टिल्थ के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे, इन्फ्लुएंस ऑफ टीलेज पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ टीलेज, ऑन सीजन टीलेज और ऑफ सीजन टीलेज के बारे में। अब हमारा मॉडर्न टीलेज, उसके बाद में हमारा इंप्लीमेंट ऑफ टीलेज रहेगा। तो इंप्लीमेंट ऑफ टीलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मॉडर्न टीलेज हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडर्न टीलेज के बारे में थोड़ा मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। तो थोड़ा मॉडर्न टीलेज के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने सारी चीजें हैं वो आपकी कवर अप करवा ली है। आप एक बार अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार आप पीछे जाके वो वीडियोस देख ले, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सीरियल्स वाइज सारे वीडियोस है मिल जाएंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ टीलेज में हमने देखो बता देता हूँ एक बार फिर से, तीन टाइप में डिवाइड किया था। एक तो ऑन सीजन टीलेज, एक ऑफ सीजन टीलेज और एक मॉडर्न टीलेज। ठीक है, तो ऑन सीजन टीलेज को प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज होता है, उसे हम कन्वेंशनल टीलेज कहते हैं। लेकिन जो आजकल जो मॉडर्न टीलेज चल रहा है उसे हम कंजर्वेशन टीलेज कहते हैं। तो हम कंजर्वेशन टीलेज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अगर कंजर्वेशन टीलेज के बारे में आपको पूछे तो मिनिमम टीलेज और जीरो टीलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी को लेके आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये डी फ्लोइंग वगैरह सब पढ़ लिया था, सेकेंडरी टीलेज भी हमने पढ़ लिया था। तो उसके बाद में हमने आफ्टर कल्टीवेशन मतलब आफ्टर कल्टीवेशन भी पढ़ा, ऑफ सीजन टीलेज। ये आफ्टर कल्टीवेशन है वो मतलब प्रिपरेटरी कल्टीवेशन और आफ्टर कल्टीवेशन है, दो पार्ट में डिवाइड किया था। अब हम पढ़ते हैं ऑन सीजन टीलेज को, अब हम पढ़ते हैं ऑफ सीजन टीलेज को। ठीक है, तो ऑफ सीजन टीलेज वो टीलेज होता है कि भाई कोई मतलब क्रॉप बोने का सीजन नहीं चल रहा है, जब मन किया तभी हम टीलेज का प्रोसेस है वो कर देते हैं। तो पढ़ लेते हैं कि ऑफ सीजन टीलेज क्या है। टीलेज ऑपरेशन डन फॉर conducting the soil suitability for the forthcoming main season crop are called off season tillage. ऑफ सीजन टीलेज में भी पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज हो सकता है, समर टीलेज हो सकता है, विंटर टीलेज हो सकता है, फ्लो टीलेज हो सकता है। अब देखो ये होता क्या है। पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज का मतलब होता है कि जब भी आपने खेत से हार्वेस्टिंग कर ली है, जो भी आपकी क्रॉप लगाई है वो क्रॉप आपने ले ली है, उसके बाद में आप तुरंत उसके बाद में टीलेज का प्रोसेस है प्राइमरी टीलेज कर देते हो। समर टीलेज, समर सीजन में हम टीलेज करते हैं। वो समर टीलेज होता है कि बहुत ज्यादा मतलब हमारे सॉइल होती है उसमें हानिकारक जीव रहने लग जाते हैं। ठीक है, हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह हो जाते हैं, उनको मारने के लिए हम समर टाइम में भी टीलेज कर सकते हैं। विंटर टाइम में टीलेज कर देते हैं कि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेनी सीजन पे डिपेंड रहते हैं। तो रेनी सीजन में जब भी जो क्रॉप होता है वो लेने के बाद में विंटर सीजन में आप मतलब क्या करते हो, टिलेज करके जमीन को छोड़ देते हो। और फ्लो टिलेज का मतलब होता है कि ये मोस्टली ड्राईलैंड एरिया में किया जाती है। ठीक है, और पुराने टाइम में किया जाता, अब तो नहीं किया जाता था। जब भी कोई एक क्रॉप को ले लिया जाता था उसके बाद में मतलब उसमें टिलेज का प्रोसेस है वो कंप्लीट करके छोड़ दिए जाते थे। जब भी बारिश होती थी तो उसमें वापस सीड बो देते थे। ठीक है, ये तो था हमारा ऑफ सीजन टीलेज का। ऑफ सीजन टीलेज क्या होती है, ऑफ सीजन टीलेज का आप मतलब समझ गए कि भाई ये कंडीशन तभी होती है जब हम जो भी हमारी क्रॉप्स होती है उनको ले लेते हैं, या फिर बहुत ऐसी सिचुएशन जब हमारा मन करे कि अब टीलेज कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसमें कभी कभार क्या होता है, हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं वो सॉइल में लग जाते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम गर्मियों के टाइम में करते थे ताकि जो भी इंसेक्ट होते हैं वो किल कर जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा धूप होगा तो उसकी वजह से इंसेक्ट मर जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत ज्यादा वीड ऐसे होते हैं तो वीड का जो सीड बनने से पहले हम टीलेज का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। विंटर टाइम में टीलेज कर देते हैं ताकि कभी भी बारिश हो तो उसमें हम वापस टीलेज का प्रोसेस हो तो सेकेंडरी टीलेज करके उसमें वापस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। फ्लो टीलेज के बारे में, फ्लो टीलेज के बारे में मैंने आपको बताया, ये मोस्टली जो भी जो एरिड रीजन होते हैं उसमें किया जाता है। अब स्पेशल पर्पस क्या है टीलेज की, कुछ ऐसे ऑपरेशन करने के लिए ऐसे स्पेशल टीलेज होते हैं, जैसे सब सॉइलिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, ठीक है, ब्लेंड टीलेज हो गया, क्लेन टीलेज हो गया, वेट टीलेज हो गया, जीरो टीलेज हो गया। अब इसके बारे में मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, हालांकि पढ़ लेना इतना काफी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट। जैसे सब सॉइलिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभार आप टीलेज कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत सारे डेले वगैरह रहते हैं, क्लाउड वगैरह। ठीक है, तो उनको कम करने के लिए, या फिर सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड रहती है प्राइमरी टिलेज करने के बाद भी, तो उस कंडीशन में सब सॉइलिंग करते हैं। लेवलिंग में कभी कभार बहुत सारा सॉइल होता है वो उबड़ खाबड़ होता है। मतलब देखो बता देता हूं मैं आपको कि
इस हिसाब का ये लैंड होता है ऐसा, ठीक है। कभी कहीं ऊपर चला जाता, कहीं नीचे चला जाता, तो उसको एकदम लेवल करने के लिए उसके ऊपर एक ऐसा पाटा होता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगाकर उसके ऊपर चला दिया जाता है, जिसमें फील्ड होता है वो एकदम लेवल पे हो जाता है, ठीक है। ब्लाइंड टिलेज होता है वो भी एक स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है। क्लीन टिलेज होता है वो मतलब बहुत कभी कभार वीड वगैरह बहुत सारे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भाई एकदम सपाट फील्ड चाहिए जिसमें हम आगे अगला क्रॉप लगाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फील्ड को एकदम पूरा क्लीन कर देते हैं। वेट रिलीज क्या होता है कि जब पानी भरा होता है उस टाइम में कर देते हैं। जैसे आपने पडलिंग वगैरह के बारे में थोड़ा राइस में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी हम आगे पढ़ लेंगे। और जीरो टिलेज है वो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में आगे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सब सॉइलिंग के बारे में, हार्ड फैन सॉइल होती है उनको तोड़ने के लिए हम सब सॉइलिंग करते हैं। ये क्या है, 4-5 साल में एक बार हम करते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है बहुत ज्यादा सॉइल होती है कि हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम 4-5 साल में अगर सब सॉइलिंग करते हैं तो उसमें जो भी सीडिंग प्रोसेस होता है या हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, वो इजी वे में हो जाता है। मोस्टली फील्ड ऑपरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, ग्रेटर वॉल्यूम सॉइल में बी obtained for cultivation of crop, excess water may be percolated downward to recharge the permanent water table, reduce runoff and soil erosion. Root of crop plants penetrate deeper to extract moisture from the water table. अब देखो सॉयल मतलब सब सॉइलिंग की एक चीज ध्यान रखना कि देखो आपको क्या करना है, मोस्टली आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न टिलेज, ठीक है। और हमने उससे पहले टाइप ऑफ टिलेज पढ़ा था, तो उसमें मैंने चीज बताई थी कि भाई पानी को नीचे जो भी मतलब आपकी काफी झगड़ा जड़े वगैरह होती है, ठीक है, फाइबर रूट्स होती है और एक टैप रूट्स होती है। तो टैप रूट्स होते हैं बहुत ज्यादा नीचे तक जाती है, ठीक है। और आप सब सॉइलिंग नहीं करोगे, ऐसे ही डाल दोगे तो उसमें पानी का नीचे परकोलेट होना जरूरी है। अब जब पानी पूरे रूट तक नीचे नहीं पहुंचेगा, रूट जोन को पूरा कवर नहीं करेगा, तो क्या प्रॉपरली आपका रूट प्लांट है वो ग्रो कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। तो उसी कंडीशन में हम यही करते हैं कि पानी है जितना हो सकता है डाउनवर्ड रिचार्ज कर सकता है और नीचे नीचे से नीचे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम जो भी रिड्यूस रन ऑफ होता है, सॉइल इरोजन होता है, उनको भी कम करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब लेवलिंग जो पहले चीज मैंने बताई थी, एकदम फील्ड को सपाट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कल्टीवेटर चलाकर। उसके बाद में ब्लाइंड टिलेज है, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है, थोड़ा बहुत आपको देख लेना कि ये आपका क्या होता है कि मोस्टली होते हैं वो इंटरकल्चरल ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ब्लाइंड टिलेज का मतलब है कि जो भी आपकी शुगर कैन, पोटैटो वगैरह क्रॉप्स होती है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि कभी कभार आपने देखा है ना कि आप कोई भी क्रॉप लगाते हो उसमें हद से ज्यादा प्लांट उग जाते हैं, तो काफी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिमूव करना होता है, लेकिन उन दूसरे प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचे, एकदम जितना उसका स्पेसिंग है वो प्रॉपरली बना रहे, और हमारा जो मतलब एक्स्ट्रा प्लांट लगे हुए हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें ब्लाइंड टिलेज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्लीन टिलेज भी बता दिया कि एकदम सपाट कर देते हैं। इसमें लिखा है कि इट रेफर्स टू वर्किंग ऑफ द सॉयल ऑफ द entire field in such a way a living plants is left undistributed is the practices to control weeds, soil borne pathogen and pest, ठीक है। वीड्स को कंट्रोल करना और जो भी पैथोजन वगैरह, पेस्ट वगैरह होता है उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्लीन टिलेज करते हैं। वेट या पडलिंग टिलेज जो मैंने बताई थी, अब पडलिंग टिलेज का मतलब क्या होता है, आपने राइस की खेती तो भाई देखी होगी, धान वगैरह बोते होंगे तो उनके बारे में पढ़ा होगा। जीरो टिलेज के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब पानी से पूरी जमीन भरी होती है, उसके बाद में खेती की जाती है। बाकी काफी ऐसे जो मतलब राइस प्लांट, पडलर वगैरह, प्लांटर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो चलाए जाते हैं। चलो अब हमारा आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। एक चीज याद रखना, मॉडर्न टिलेज मतलब आधुनिक टाइम में हम खेती कर रहे हैं, पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल पाता, प्रॉपरली पानी अवेलेबल नहीं होता, उस कंडीशन में हमें ये चीज करनी पड़ती है। लेकिन उसमें खर्चा भी कम आता है, बहुत कम कॉस्ट लगती है। चीजें पढ़ेंगे तब हमारे क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करूंगा ये चीजें आपकी एकदम मैं क्लियर करवा दूंगा, बस आप थोड़ा थोड़ा चीजों को साथ में मेंटेन करते जाए, ठीक है। कॉन्वेंशनल टिलेज involves primary tillage to break often and turns the soil floored by secondary tillage। मतलब इसमें क्या है भाई, प्राइमरी टिलेज बिल्कुल नहीं किया जाता, फॉलो
फॉलो बाय सेकेंडरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज को फॉलो किया जाता है। ऑब्टेन सीड बेड फॉर सोविंग एंड प्लांटिंग, किसके लिए, या तो सीड बेड बनाना होता है आपको, या फिर कुछ ऐसे मतलब सीड होते हैं जिनको बोके हम कर सकते हैं, या फिर ब्रॉडकास्ट करके थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो कल्टीवेटर वगैरह चला देते हैं, उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। विथ द introduction of herbicide intensive farming system concept of tillage has been changed, ठीक है। जो भी आपने हर्बिसाइड्स के बारे में पढ़ा, इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उस कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए हमें मॉडर्न टिलेज करना। आगे मैं बताऊंगा कि आप मॉडर्न टिलेज करते हो तो आपको कौन कौन से हर्बिसाइड यूज करना चाहिए। काफी इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसके एडवांटेज भी होते हैं। ये चीज तो आपने ही पढ़ी है भाई, ये हमेशा भी पढ़ते हो कि हर चीज के लाभ और हानि जरूर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीजों के लाभ होते हैं। आप में अच्छाइयां है तो आप में बुराइयां भी है, ठीक है। मॉडर्न टिलेज अच्छा है तो मॉडर्न टिलेज के बहुत सारे ऐसे नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, टू मिनिमाइज टिलेज ऑफ द लैंड सो दैट प्लांट रेसिड्यूज रिमेन ऑन मोर देन 30% ऑफ द लैंड सरफेस। जब लैंड सरफेस के ऊपर 30% से ऊपर जो प्लांट के जो रेसिड्यूज होते हैं वो बच जाते हैं। ये देख सकते हो कि मान लो ये आपका क्रॉप था, ठीक है, कितने 10 फीट का क्रॉप था, कोई मान लो एक एग्जांपल, और 3 फीट तक ऐसे मानो कि 30% तक आपके उसके ऊपर क्या है, रेसिड्यूज रहने चाहिए। 100 प्लांट थे, उनमें से छोटे छोटे या फिर कुछ भी ऐसे खराब प्लांट या फिर नीचे किसी भी आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है, 30% जब तक उसके ऊपर कचरा है, उस कंडीशन में आप मॉडर्न टिलेज कर सकते हैं। उससे ज्यादा होगा तो आपको प्राइमरी टिलेज करना पड़ेगा, मॉडर्न टिलेज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में 30% से अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पूरे सीड है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा हानि होगी, ठीक है। टाइप ऑफ मॉडर्न टिलेज के बेसिकली 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है, एक मिनिमम टिलेज है, एक जीरो टिलेज है, एक स्टेबल मल्च टिलेज है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। टिलेज के बारे में मैंने पहले बता दिया कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, फिजिकल एंड मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, क्या है आपका टिलेज। लेकिन इसमें क्या है कि इन कॉन्वेंशनल टिलेज एनर्जी इज ऑफ्टन वेस्टेड एंड समटाइम्स सॉइल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। Recently, considerable change has taken place in tillage practices, and several new concepts have been introduced, namely minimum tillage, zero tillage, stable mulch tillage, ठीक है। देखो होता क्या है कि आप प्राइमरी टिलेज करते हो तो कभी कभार सॉइल का स्ट्रक्चर है वो चला जाता है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें वेस्ट करते हैं, हालांकि उसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ सॉइल की बात करता हूँ, कुछ ऐसी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि 30% के नीचे जब भी उसमें आपके क्रॉप रेसिड्यूज बचे होते हैं तो उसमें आप मॉडर्न टिलेज कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं। लेकिन कॉन्वेंशनल टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज में यही आपका मेन डिफरेंस है। आपको अगर डिफरेंस पूछे तो भी आप लिख सकते हो कि कॉन्वेंशनल टिलेज में एनर्जी ज्यादा लगती है, सॉइल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टिलेज यहाँ आपका कंजर्वेशन टिलेज है, इसमें लो एनर्जी की नीड होती है, आपके सॉइल स्ट्रक्चर है उनको बना कर रख सकते हो, आपकी कॉस्ट होती है वो कम लगती है। ये चीजें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कॉन्वेंशनल टिलेज और कंजर्वेशनल टिलेज क्या होता है। कॉन्वेंशनल टिलेज में हमने प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज के बारे में पढ़ा है, वो आपका कॉन्वेंशनल टिलेज है। और कंजर्वेशन टिलेज में हम जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे जीरो टिलेज हो गया आपका, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं मिनिमम टिलेज के बारे में। तो मिनिमम टिलेज क्या है, इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन दो टू ए मच lesser extent than that associated with conventional tillage. Minimum tillage is aimed at reducing tillage to minimum necessary for ensuring a good seed bed, rapid germination, and satisfactory stand and favorable growing condition, ठीक है। अब देखो हमें मिनिमम टिलेज क्यों करनी चाहिए, मिनिमम टिलेज होता क्या है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मिनिमम टिलेज करने का मेन एम हमारा यही रहता है कि जितनी हमें
सीड बेड तैयार करने के लिए जरूरत होती है गुड जर्मिनेशन की, हम प्लांट को कैसे उगा सकते हैं, ठीक है, उसी तक हमें टिलेज करने की जरूरत होती है, फालतू में करने की जरूरत नहीं होती है। काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जाती है। तो हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज है। टिलेज कैन बी reduced two ways: by omitting operation which do not give much benefit when compared to the cost, by combining agriculture operation like seeding and fertilizer application। ओके, अब एडवांटेज क्या है मिनिमम टिलेज के और डिसएडवांटेज क्या है। तो एक चीज ध्यान रख लेना कि डिसएडवांटेज तो सबको पता है कि भाई जो जर्मिनेशन हमें उस टिलेज में मिलता वो नहीं होगा, तो सीधा ध्यान रखो कि जर्मिनेशन कम होता है। उसके बाद में मिनिमम टिलेज में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर उसका होता है, मतलब जो भी नाइट्रोजन उर्वरक वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होना होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। अपघटन कहते हैं जिसे हिंदी में, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन है वो बहुत धीमी गति से होता है। नोड्यूलेशन है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जो भी लेग्यूम क्रॉप्स है उसमें नाइट्रोजन का जो प्रोसेस बनता है वो अफेक्टेड होता है। शोविंग ऑपरेशन आर डिफिकल्ट, ऑर्डिनरी इक्विपमेंट सोविंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। और क्या होता है कि जो भी हर्बिसाइड्स होते हैं वो हम बार बार यूज करते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन है वो भी ज्यादा फैलते हैं। लेकिन इसके एडवांटेज तो भाई है ना, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हमारा जो भी लागत लगता है, कॉस्ट लगता है, वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद में इंप्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज, जो भी हमारे प्लांट रेसिड्यूज होते हैं उन मतलब उनसे उनका जो डिकम्पोजिशन होता है उसका हमारा सॉइल कंडीशन है वो अच्छा हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन रेट है वो हाई हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्यों हो जाता है, क्योंकि वेजिटेशन बहुत ज्यादा हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में लेस रेजिस्टेंस ऑफ रूट ग्रोवर ड्यू टू इंप्रूव स्ट्रक्चर, जो भी हमारा रूट ग्रोवर होता है उसका स्ट्रक्चर है वो अच्छा बन जाता है। लेस सॉइल compaction by the reduced movement of heavy tillage vehicles and less soil erosion compared to conventional tillage, ठीक है। आप conventional tillage से अगर कंपेयर करोगे तो इसमें आपके जो व्हीकल्स चलते हैं या फिर सॉइल इरोजन होता है वो बहुत कम होता है, सॉइल इरोजन लेस होता है। ये चीजें आप अगर आपको कन्वेंशनल टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज में डिफरेंस पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसके डिफरेंट मेथड होते हैं मिनिमम टिलेज के, जैसे रूट जोन टिलेज हो गया आपका, फ्लैगिंग प्लांट टिलेज हो गया और आपका वेल ट्रैक प्लांटिंग हो गया। अब इन चीजों में क्या होता है, रूट जोन में एक प्रॉपर लाइन होता है, उसमें ही क्रॉप को प्लांट को लगाना होता है, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज डन टू द रो जोन ओनली, ठीक है। क्या, क्योंकि हम जब सेकेंडरी टिलेज कर देते हैं, जब ये फील्ड है इसमें हमने प्राइमरी टिलेज चला दिया, उसके बाद में हमने सेकेंडरी टिलेज चलाकर अच्छा सा हमारे पास में फील्ड है, तो उसमें अगर कम प्लांट रेसिड्यूज होते हैं तो हम एकदम सीधा लाइन टू लाइन है वो प्लांट को लगा सकते हैं। उसके बाद में फ्लो प्लांट टिलेज क्या होता है, तो फ्लो प्लांट टिलेज होता है जो भी, देखो ये हमारा फ्लो चल रहा है, ठीक है, अब इसके आगे फ्लो चलता जाता है, पीछे हम सीड को छोड़ते जाते हैं एक रो में, ठीक है। उसके बाद में व्हील ट्रैक प्लांटिंग क्या होता है, प्लॉइंग इज done as usual, tractor is used for sowing and the wheels of the tractor uh, pulverize the row zone, ठीक है। एक सेकंड, ओके, जो भी हम प्लोइंग चलाते हैं, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा चलाते हैं, ठीक है, और शोविंग करके उसमें एकदम जो व्हील प्लोवर्स वगैरह होते हैं एकदम उसको रो जोन में कर देते हैं प्लांट को। अब जीरो टिलेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो टिलेज के बारे में, तो फादर ऑफ जीरो टिलेज पूछा जाता है, एक लाइन मैंने ऐड नहीं की है तो पहले चीज लिख लेना, जीबी ट्रिपलेट को जीरो टिलेज के पिताजी कहते हैं, ठीक है, जीबी ट्रिपलेट। ओके, जीरो टिलेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉट टिल। नॉट टिल, टिल मतलब पढ़ा है ना कि भाई उसके ऊपर कोई भी टिलेज की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन आपने टिल्थ पढ़ा है। नॉट टिल का मतलब होता है कि जो आपने प्राइमरी टिलेज से एकदम फील्ड तैयार कर दिया वो उसमें नहीं करते हैं, बहुत कम टिलेज का प्रोसेस है करते हैं। जीरो टिलेज इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज का एक्सट्रीम फॉर्म। प्राइमरी टिलेज इज completely avoid and secondary tillage is restricted to seed bed preparation in the row zone only। प्राइमरी टिलेज को तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है,
लेकिन सेकेंडरी टिलेज को भी रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, लेकिन सीड बेड प्रिपरेशन के लिए और रो जोन के लिए यूज लेते हैं। ठीक है, टिल प्लांटिंग, देखो आप सोच रहे ये ऐसा क्यों? जीरो टिलेज में, मिनिमम टिलेज में क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज में आपका भाई जो भी एरो वगैरह होते हैं उनसे आप थोड़ा थोड़ा सॉइल को अच्छे से तैयार कर सकते थे। लेकिन जीरो टिलेज क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी हैरो वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली कल्टीवेटर्स जो आपका या तो एकदम सीड बेड को बना सकता है उनको यूज करते हैं, या फिर आप जो भी रो में किस हिसाब से सीड शोविंग करते हो उसमें हेल्प करते हैं। सेकेंडरी टिलेज के जो भी इंप्लीमेंट होते हैं हैरो वगैरह वो यूज नहीं लेते हैं, और प्राइमरी टिलेज को तो बिल्कुल नकारा जाता है। ठीक है, इसके 4 टास्क है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो सबसे पहले होता है क्लीन ए नेरो स्ट्रिप कवर द क्रॉप रो, एक पट्टी ली जाती है जिसमें रो बना ली जाती है। ओपन द सॉइल फॉर सीड इंस्टेशन, प्लेस द सीड एंड कवर द सीड, उसमें सीड डालना शुरू करते हैं, एक मतलब अच्छा सा एरिया कवर करते हैं और उसके बाद में उस सीड को प्रॉपर्ली कवर कर लिया जाता है, ढक दिया जाता है। ए वाइड स्वीप एंड ट्रेस बार्स क्लीन ए स्ट्रिप ओवर previous crop row and planter shows opens a narrow strip into which seed are planted covered। देखो इसमें क्या किया जाता है, एक पट्टी बना ली जाती है, एक स्ट्रीम बना ली जाती है, ऐसी लाइन बना ली जाती है। ठीक है, उसमें आपको ये से ऐसे सीड डालने हैं, क्योंकि भाई उसमें बहुत सारे रेसिड्यूज वगैरह होते हैं, हम टिलेज इतना उसमें प्रॉपर्ली कर नहीं पाते हैं, फिर भी अगली लाइन बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सीड डाल दिया, उसके बाद मतलब सबसे पहले तो सीड के लिए जगह तैयार कर दी। ठीक है, उसके बाद में हमने इसमें सीड डाल दिया, एक हमने प्लेस है वो अच्छे से कवर कर लिया और उसके बाद में इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि जीरो टिलेज के अंदर हम एक पैराक्वाट और एक ग्लाइफोसेट दो का यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। ठीक है, जिसके नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है कि हमारे फील्ड के ऊपर जो भी हर्बिसाइड होते हैं, हम मतलब जो भी वीड होते हैं, तो ये हर्बिसाइड डालने के बाद में उस वीड को हम प्रॉपर्ली हटा सकते हैं। कोई भी वीड है वो हमारी सॉइल पर नहीं रहेगा, क्योंकि पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट है दो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि जीरो टिलेज में हम कौन से हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा वीड जो सॉइल के ऊपर उग गया उन सबको एकदम डिस्ट्रॉयड कर देता है। ओके, देन हम बात करते हैं स्टेबल मल्च टिलेज का मतलब। अब स्टेबल मल्च टिलेज का मतलब ये होता है कि हमने भाई मिनिमम टिलेज पढ़ा, उसके बाद में हमने जीरो टिलेज पढ़ा। अब स्टेबल मल्च टिलेज का मतलब है कि ये मान लो आपका फील्ड है, एक सेकंड इसे मैं आपको बता देता हूं, ये आपका एक फील्ड है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, रीफर वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो कुछ मान लो 10-15 सेंटीमीटर 20-30 सेंटीमीटर तक क्रॉप को 7-8 फीट की क्रॉप है तो उसको 10 या 15 सेंटीमीटर तक ऊपर से काट दिया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे रेसिड्यूज होते हैं जो हमारी सॉइल पर बचे रहते हैं। ठीक है, और उसमें ही हम सीधा ग्रोइंग करना सॉइल मतलब बीज वगैरह डाल देते हैं और प्लांट को ग्रो कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका पहले से एक फील्ड था जिसके अंदर जिसके ऊपर से आपने 30 मतलब 15-20-30 सेंटीमीटर तक कोई क्रॉप को ऊपर से रीपर वगैरह से या ब्लेड वगैरह होती है उनसे काट देते हैं। फिर उसी के अंदर जो चीजें हमने भाई जीरो टिलेज में पढ़ा, मिनिमम टिलेज में पढ़ा कि सेकेंडरी जैसे भी कल्टीवेटर वगैरह होते हैं वो यूज करके हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबल मल्च टिलेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि कॉन्वेंशनल मेथड ऑफ टिलेज रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। जब भाई तुम कॉन्वेंशनल मेथड के द्वारा टिलेज करते हो तो उसमें सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हमें स्टेबल मल्च टिलेज अपनाना शुरू किया है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा हर्बिसाइड्स वगैरह होता है, ठीक है, वो रहा मतलब रहता है तो उसको भी मतलब हर्बिसाइड्स के द्वारा वीड वगैरह रहते हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो भी प्लांट के रेसिड्यूज बचे होते हैं
उनमें हम क्रॉपिंग करना शुरू कर देते हैं या क्रॉप लगा देते हैं, ताकि हमें सॉइल इरोजन से हम बच सकते हैं। ये भी 2 मेथड से होते हैं, ठीक है, जिसमें सिमिलर टू जीरो ये बोल रहा है कि एक तो जीरो टिलेज के एकदम समान ही होता है। जीरो टिलेज में मैंने आपको बताया था ऐसी पट्टियां बनाई जाती है, ठीक है, पट्टियों के ऊपर बीज रखा जाता है और उसी को मतलब उसी को आगे प्रोसेस में बदल दिया जाता है या फिर आगे के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। जो 4 टाइप को मैंने आपको जीरो टिलेज में अभी बताया था, ठीक है। ये नैरो सीजल ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर वीट इज वर्क थ्रू द सॉइल at deep of 15 to 30 centimeter leveling all plant residues on the surface। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 10 सेंटीमीटर की एक मतलब चौड़ी पट्टी बनाई जाती है, ठीक है, और उसके बाद में जो 15 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक काम में लिए जाते हैं और जो भी पौधों के अवशेष होते हैं वो पूरे पूरे जमीन के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में कि ये बोल रहा था सीजल सीटर्स टीलेज पेंस एंड सरफेस क्रस्ट planting is done through residues with special planters। जो भी जुताई होती है ना भाई, जो हम मतलब स्टेबल जुताई करते हैं उसमें जो भी इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, तो क्या कर देते हैं कि उसको पहले तो परत को तोड़ देते हैं और सभी प्लांटरों के जो भी अवशेष होते हैं उनके माध्यम से रोपण करते हैं। ये चीजें हैं, इसमें क्या होती है थोड़ी हार्ड पैन सॉइल होती है, उनको चीजल फ्लो वगैरह तोड़ दिया जाता है और उसके बाद में जो भी हम कल्टीवेटर वगैरह चलाकर सीड को ग्रो कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए हैं, पूरी चीजों को अच्छे से आपकी कवर हो गई। स्टेबल मल्च टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज क्या होता है, ठीक है, मिनिमम टिलेज क्या होता है, मॉडर्न टिलेज को अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको कन्वेंशनल टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज के बारे में पूछे तो कंजर्वेशन टिलेज में आपका मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज और स्टेबल मल्च टिलेज आता है। बाकी कंजर्वेशन टिलेज में मैंने आपको प्राइमरी और कन्वेंशनल टिलेज में प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद में टिलेज के इंप्लीमेंट है, तो टिलेज के इंप्लीमेंट को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्राइमरी टिलेज के इंप्लीमेंट है, सेकेंडरी टिलेज के, उसके बाद में लेआउट बनाने के लिए और इंटर जो भी कल्टीवेशन करते हैं उनके लिए भी हमारे जो भी इंप्लीमेंट यूज होते हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें हम अच्छे से कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अगर पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को पसंद करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।